हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने कल आप सभी के लिए एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की, ठीक है, काव्य खंड की क्लास प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है। और आज हम गद्य खंड की क्लास करेंगे। गद्य खंड क्या है, आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। जिस बच्चे ने काव्य खंड वाली क्लास नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो चैनल पर जाके विजिट करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाई, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। और आप सभी को ये पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करना। और भाई क्लास थोड़ी लंबी बनती है तो प्लीज धैर्य बनाकर क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखे भाई, ठीक है। तो देखते हैं। भक्तिन ये संरचनात्मक है भाई, और महादेवी वर्मा का रहेगा। भक्तिन महादेव वर्मा का प्रसिद्ध संरचनात्मक रेखा चित्र है। उनकी रचना भक्तिन स्मृति की रेखाओं में संकलित है, ठीक है। जो स्मृति की रेखाएं हैं, ठीक है, इसमें जो भक्तिन है भाई, रेखा चित्र या संसम, ये इसमें संकलित है स्मृति की रेखाएं में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है जो भक्तिन रेखा चित्र या संसमरण है वो किस में संकलित है। चार ऑप्शन देके के पूछ लिया जाता है, तो स्मृति की रेखाओं में संकलित रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इस रेखा चित्र में महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। भक्ति ने पितृ सत्तात्मक समाज और जटिल सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ अपने और अपनी बेटियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आगे देखते हैं। यामा संग्रह के लिए 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किसको? महादेवी वर्मा को। नारी समाज में शिक्षा प्रचार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। ये आपको ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण लाइन में। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग महिला में क्या है, सॉरी, उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। ये आपको ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा का निधन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। पहला है संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यामा या पथ के साथी। तो भाई अतीत के अतीत के चलचित्र भी संस्मरण है, स्मृति की रेखाएं भी, पथ के साथी भी, लेकिन जो यामा है ये इनका संस्मरण नहीं है भाई। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। यामा महादेव वर्मा के संस्मरण नहीं। यामा 1940 ईस्वी में प्रकाशित महादेव वर्मा की काव्य कृति है। यामा में उन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत के महत्वपूर्ण गीतों की संकलन किया है। यामा पर महादेव वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी महादेव वर्मा के संस्मरण है भाई। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है। जो पथ के साथी है महादेवी वर्मा की रचना, ये किसके अंतर्गत आती है? क्या साक्षात्कार है, निबंध है, संस्मरण है या उपन्यास है? तो पथ के साथी भाई संस्मरण विधा में आती है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सिर्फ बिल्कुल सही है। महादेव वर्मा की रचना पथ के साथी 1956 संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है। महादेव वर्मा के रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखा 1943, मेरा परिवार 1972 में प्रकाशित रचनाएं हैं। महादेव वर्मा के निबंध श्रृंखला की कड़िया 1942 में, विवेचनात्मक गद्य है 1942, साहित्य की आस्था 1964 ईस्वी, संकलिप्ता 1968, भारतीय संस्कृति के सवर 1984 ईस्वी। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा है। इनके प्रमुख संस्मरण पद्म पद्म पराग रहेगा जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित है, और इनकी दूसरी रचना है प्रबंध मंजरी। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
आंसर है बिल्कुल सही है। महादेव वर्मा को उनकी रचना यामा रचना के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेव वर्मा कृत यामा में उनकी निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। महादेवी कृत रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है, ये ध्यान रखना है। जो महादेव वर्मा की रचना है रश्मि, इस पर क्या है, बौद्ध दर्शन का प्रभाव है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? जो नहीं है वो बतानी है। दीपशिखा, आपदा, युगधारा, ये युगधारा भी यगुनीय संकलिप्ता, तो युगधारा जो है ये महादेव वर्मा की रचना नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। युगधारा महादेव वर्मा की रचना नहीं है, यह नागार्जुन की काव्य संग्रह है। नागार्जुन के अन्य काव्य संग्रह है प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स या रतन गरम आदि। भाई महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो भाई 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में महादेव वर्मा का जन्म हुआ था। आंसर सी बिल्कुल सही है। महादेव वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हुई। इनके परिवार में 200 वर्षों के बाद या 7 पीढ़ियों के बाद पहली पुत्री का जन्म महादेव वर्मा के रूप में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो महादेव वर्मा को जाना जाता है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर है बिल्कुल सही है। आधुनिक युग की मीरा महादेव वर्मा को कहा जाता है। महादेव वर्मा छायावाद की प्रमुख 4 स्तंभ में है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद तथा महादेव वर्मा आती है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति महादेवी का संसमनात्मक रेखा चित्र संकलित है। ठीक है, तो किस में संकलित है भाई? जो भक्तिन है ये संसमनात्मक है और ये रेखा चित्र किस में संकलित है? तो स्टार्टिंग में बताया था स्मृति की रेखाओं में है। आंसर है बिल्कुल सही है। भक्ति महादेवी का संसमनात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें 7 रेखा चित्र है। भक्तिन, चीनी जंगिया, धनिया, मुन्नू की माँ, ठुकरी बाबा, बेरेठिन, गुंगिया। इनमें से 5 रेखा चित्र दलित वर्ग को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा को यामा काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेव वर्मा को यामा काव्य संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रथम भारत भारती पुरस्कार 1982 में प्राप्त हुआ। पद्म भूषण सम्मान 1956 में तथा पद्म विभूषण 1988 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला की कड़ियां महादेव वर्मा अद्वितीय रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, जो श्रृंखला की कड़ियां हैं इसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। श्रृंखला की कड़ियां महादेव वर्मा के महत्वपूर्ण समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है जो हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन का नाम क्या था? काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लक्ष्मी था भाई भक्तिन का नाम। ठीक है, भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी था जिसे महादेव वर्मा भक्तिन कहकर पुकारती थी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? जो भक्तिन है कहाँ की रहने वाली थी? तो झूसी की रहने वाली थी भाई। ठीक है, आंसर है बिल्कुल सही। भक्ति झूसी गांव की रहने वाली थी, जबकि उसकी शादी हंडिया ग्राम के संपन्न गोपालक की छोटी पुत्र वधु की थी भाई। ये इसका भाई मूल गांव भी यही पूछ रखा है। जो भक्ति है उसकी शादी कहाँ हुई थी? तो हंडिया ग्राम में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन की शादी कितने वर्ष में हो गई थी? तो कितने वर्ष में हो गई थी भाई? 5 वर्ष में हो गई थी। ठीक है, भक्तिन का विवाह 5 वर्ष में हो गया था, जबकि उसका गोना 9 वर्ष की आयु में हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है, पेपर में पूछा जाता है। भक्तिन का गोना भाई कौन सी उम्र में हुआ था? तो 9 वर्ष में हुआ था। पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी? तो कितनी थी भाई? 29 वर्ष थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पति के मृत्यु के समय भक्तिन यानी लक्ष्मी की आयु 29 वर्ष की थी। भक्तिन की 3 बेटियां भी थी भाई।
अगला क्वेश्चन है, भक्तिन किसके घर सेवक धर्म का काम करती थी? तो किसके घर करती थी? महादेवी वर्मा के घर। सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? तो किससे? हनुमान से स्पर्धा करने वाली थी। अगला क्वेश्चन है, सौतेली माँ ने लक्ष्मणी को पिता के बीमारी होने का समाचार क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया था भाई? ईर्ष्या और संपत्ति के लिए। ठीक है, जो सौतेली माँ थी भाई, उसने लक्ष्मण को, जब इसके पिता बीमार हुए थे तो उसका समाचार नहीं दिया था, क्योंकि सौतेली माँ क्या थी? लक्ष्मण से क्या थी? ईर्ष्या करती थी, और वह ये सोचती थी भाई सारी संपत्ति क्या है, लक्ष्मण ही ले जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लगान न पहुंचने पर भक्तिन को कौन दिन भर कड़ी धूप खड़ा कर रखा था? ठीक है, तो जमींदार ने, भक्तिन की सास ने, महादेव वर्मा ने, या गांव वाले? तो जमींदार ने भाई, जब लगान नहीं मिला था तो भक्तिन को पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा था भाई, जमींदार ने। महादेव वर्मा ने भक्तिन की कथा का कितने परिच्छेद में बांटा है? जो महादेव वर्मा है और ये भक्तिन की कथा, इसको कितने परिच्छेद में बांटा है? काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना कितने परिच्छेद में बांटा है, 2, 4, 5 या 3? तो 4 परिच्छेद में बांटा है भाई। भक्तिन कारागार से क्यों डरती थी? क्यों डरती थी भाई? संस्कार के कारण। ठीक है, वो कारागार से डरती थी, और जैसे यमलोक, देखो भक्तिन कारागार से वैसे ही डरती थी जैसे यमलोक, क्योंकि वह संस्कारी थी। भक्तिन अपना चूड़ाकर्म किस दिन कराती थी? सोमवार, रविवार, बुधवार या बृहस्पतिवार? तो रविवार को करवाती थी भाई। अगला पाठ है बाजार दर्शन। जिनेंद्र कुमार इसके लेखक रहेंगे। ठीक है, और ये क्या है? एक निबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। बाजार दर्शन क्या एक निबंध है। प्रस्तुत पाठ की विधा निबंध है। इस निबंध के लेखक जिनेंद्र कुमार है। प्रसिद्ध उपन्यासकार जिनेंद्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग। जिनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं, बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जिनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तुओं को समझाने के मामले में बेजोड़ है। क्वेश्चन आंसर करते हैं। जिनेंद्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? अप्सरा, विवर्त, टूट काटे या लगन? तो विवर्त जो है जिनेंद्र कुमार का उपन्यास रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही, विवर्त 1953 ईस्वी जिनेंद्र कुमार का उपन्यास है। विवर्त उपन्यास में भुवन, मोहिनी एवं जितेन की प्रेम गाथा का वर्णन है। किस किस की भाई? भुवन की, मोहिनी की और जितेन की। जिनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। काफी बार पेपर में पूछा जाता है। जिनेंद्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जिनेंद्र के प्रमुख उपन्यास है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि भाई। अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है जो 1931 में प्रकाशित हुआ था। टूटे कांटे वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। लगन वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित सामाजिक उपन्यास है भाई। अगला क्वेश्चन है, सुनंदा जिनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? तो सुनंदा पत्नी कहानी का पात्र रहेगी। आंसर भी बिल्कुल सही है, जिनेंद्र की कहानी पत्नी की पात्र सुनंदा है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जिनेंद्र की कहानियों के माध्यम से मिला। जिनेंद्र की प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। फांसी 1929 में, वातायन 1930 ईस्वी में, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी में, पाजेब 1942 ईस्वी में आदि जिनेंद्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये कभी बाजार दर्शन रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग है। इसमें बताया गया है कि यदि अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ भी उठा सकते हैं। जरूरत को समझकर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में
फंस जाने पर भी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को इसमें अनीति शास्त्र बताया गया है। तो क्या पूछा था भाई, जो सही कथन नहीं है। ठीक है, देखो बाजार दर्शन जो रचना है इसमें गहरी वैचारिक और साहित्य सुललित का दुर्लभ संयोग बिल्कुल सही है भाई है। इसमें बताया गया है कि यदि अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते, बिल्कुल सही है। आगे है, जरूरत को समझ कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस जाने पर भी हम उसका लाभ उठा सकते, ये क्या है, गलत है भाई। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को इसमें अनीति शास्त्र बताया गया, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत हमारा सी है, सी आंसर सही है। जरूरत को समझकर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस जाने पर भी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। बाजार दर्शन रचना से संबंधित कथन सही नहीं है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण निबंध है। यह निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाजार दर्शन के बारे में सही नहीं है? तो यह महत्वपूर्ण निबंध है, सही नहीं है भाई, नहीं है। यह महत्वपूर्ण निबंध बिल्कुल है, इसमें गहरी वैचारिकता है, लालित्य नहीं। तो हमने ऊपर भी देखा था इसमें वैचारिकता भी और लालित्य भी है, तो यहाँ पे नहीं दे रखा, इसलिए क्या है, ये गलत, और इसमें गलत ही पूछा था। इसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य है, कई दशक पहले लिखा गया निबंध आज भी प्रासंगिक है भाई। तो इसमें बी आंसर क्या है, गलत रहेगा, यानी ठीक है क्योंकि गलत पूछा था, गलत क्या है, बी है। देखते हैं व्याख्या में। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का प्रसिद्ध निबंध है। बाजार दर्शन निबंध के बारे में कथन इसमें गहरी वैचारिकता है, लालित्य नहीं, सही नहीं है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन में गहन वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का मणिकांचन संयोग देखा जा सकता है। यह निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। जैनेन्द्र ने इस निबंध के माध्यम से अपने परिचित एवं मित्रों से जुड़े अनुभवों को चित्रित किया है। जैनेन्द्र के प्रमुख निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम, परिप्रेक्ष्य इत्यादि। अगला क्वेश्चन है भाई, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अलीगढ़ में हुआ था, बी आंसर बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ जिले के कोडियागंज गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर सन 1988 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। क्या था इनके बचपन का नाम? आनंदी लाल था। जो इनके बचपन के नाम है, मूल नाम है किसी भी लेखक के, वो आपको याद करना क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र की निम्नलिखित रचनाओं की कौन सा विचार प्रधान निबंध संग्रह है? जैनेन्द्र की निम्नलिखित रचनाओं की कौन सा विचार प्रधान निबंध है भी, ये बताना है। मुक्तिबोध, समय और हम, फांसी या वातायन? तो भाई कौन सा विचार प्रधान निबंध है? तो समय और हम है भाई विचार प्रधान निबंध संग्रह। आंसर भी बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र द्वारा रचित समय और हम विचार प्रधान निबंध संग्रह है। जैनेन्द्र के अन्य निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन रचना है, तो क्या है? एक निबंध है, हमने देख लिया है। आंसर सी बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र कुमार कृत बाजार दर्शन एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें जैनेन्द्र कुमार ने बौद्धिक विचार को साहित्य सुलभ लालित्य के द्वारा व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास है, कौन से हैं? ठीक है, परख भी है 1929 में प्रकाशित, सुनीता 1934 में, ये भी है। त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित है, ये भी उपन्यास है। तो सभी के सभी उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी के ही रहेंगे। आंसर डी बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र कुमार हिंदी में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के बाद प्रतिष्ठित कथाकार है। इनके प्रमुख उपन्यास है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि। परख का प्रकाशन 1929, सुनीता का 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी का 1939, सुखदा का 1952, जयवर्धन का 1956, मुक्तिबोध का 1965 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र की कहानी है, तो कौन सी कहानी जैनेन्द्र की है? खेल, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, ये सभी कहानियां जैनेन्द्र जी की रहेंगी। डी आंसर बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र कुमार ने प्रथम कहानी खेल जो 1928 में प्रकाशित विशाल भारत में प्रकाशित हुई, जबकि जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली प्रथम कहानी माना है।
ठीक है, देखो वैसे तो सभी ने प्रथम कहानी जनेंद्र की खेल को माना है, लेकिन जनेंद्र ने अपने आप, ठीक है, उनकी प्रथम कहानी फोटोग्राफी को माना है। नीलम देश की राजकन्या 1938 में प्रकाशित है। जयेंद्र कुमार का कहानी संग्रह है ये, इसमें फांसी, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब कहानी संकलित है। ठीक है, जबकि अपना अपना भाग्य इनकी चर्चित कहानी है। अगला क्वेश्चन है, जयेंद्र कुमार को सम्मान मिला तो कौन सा सम्मान मिला है? भारत भारती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान या सभी? ये सारे के सारे पुरस्कार जयेंद्र कुमार को मिले हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। जयेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्तिबोध उपन्यास के लिए 1966 ईस्वी में मिला। पद्म विभूषण सम्मान 1971 ईस्वी में मिला। भारत भारती सम्मान 1984 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन में पैसे को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? पावर कहा गया है। ये आंसर बिल्कुल सही है। बाजार दर्शन में लेखक जयेंद्र कुमार ने पैसे को पावर नाम से संबोधित किया है। बाजार दर्शन में बाजार को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? शैतान का बच्चा, शैतान का जाल, मनमोहक दृश्य, ये सभी नाम दिए गए हैं बाजार दर्शन में बाजार को। अगला क्वेश्चन है, मित्र मामूली चीज खरीदने के स्थान पर बहुत सारा सामान क्यों खरीद कर लाता है? क्यों खरीद कर लाता है? पत्नी के कारण। ठीक है, आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो पैसे की गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। अगला क्वेश्चन है, लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ वापस क्यों आया था? तो क्यों आया था? उसके पास पैसे नहीं थे, उसे कुछ पसंद नहीं आया, वह कुछ खरीदना नहीं चाहता था, वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो खाली हाथ आ गया भी बाजार से। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन निबंध में जो व्यक्ति चूरन बेचता है उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? भगत नाम है भाई उसका। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन में चूरन विक्रेता भगत कितने पैसे कमाने के बाद बच्चों को चूरन फ्री में बांट देता है? तो 6 आने कमाने के बाद चूरन क्या है? बच्चों को फ्री में बांट देता है भगत जी। अगला क्वेश्चन है, बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ा देता है? तो कौन बढ़ा देता है? अधिक पैसे वाले लोग, कंजूस लोगों के द्वारा। आगे है, संयमित लोग या जिन्हें पता नहीं उन्हें क्या खरीदना है। डी आंसर सही रहेगा। बाजार का बाजारूपन वही लोग बढ़ाते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता उन्हें क्या खरीदना है। 19वां क्वेश्चन है, जयेंद्र कुमार ने बाजार दर्शन निबंध में चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, जिसका अर्थ है, तो क्या है? अर्थहीन। ठीक है, क्या है? अर्थहीन। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। बाजार के जादू कौन सी इंद्रिया पकड़ती है? ठीक है, बाजार के जादू को कौन सी इंद्रिया पकड़ती है? तो आंख, आंख पकड़ती है भाई बाजार के जादू को। जयेंद्र कुमार पर किसका प्रभाव था? तो किसका प्रभाव था? अम्बेडकर का प्रभाव था, सॉरी गांधी का प्रभाव था इन पर। ठीक है, गांधी का प्रभाव था। सी आंसर नहीं आएगा, बी आंसर आएगा। ठीक है, जयेंद्र पर गांधी जी का प्रभाव था। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला लेसन है, काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती इसके लेखक रहेंगे और ये भी एक संस्मरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी प्रस्तुत संस्मरण के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। यह संस्मरण लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधायुग शामिल है इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाओं में। उनकी कृतियों में सामाजिक, वैज्ञानिक और प्रेम और मानवीय उपयोग की गहरी समझ है। वे एक लंबे समय तक धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे थे धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी को साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया है। यह संस्मरण विज्ञान और परंपरा के बीच संघर्ष को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे पारंपरिक विश्वास प्रणालियों और आधुनिक विज्ञान के बीच तनाव विद्यमान है। लेखक ने अपने किशोरपन जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वारा पानी मांगती है। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी को निर्मम बर्बादी के रूप में देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? तो चारुचंद्र लेख, सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ व समापन या 11 सपनों का देश।
तो चारू चंद्रलेख ये धर्मवीर भारती का नहीं है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास इन्हीं का है। प्रारंभ व समापन भी है। 11 सपनों का देश भी धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, लेकिन चारू चंद्र नहीं है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास रहेगा। आंसर बिल्कुल सही है। चारू चंद्रलेख धर्मवीर भारती जी का उपन्यास नहीं है। इकबान भट्ट की आत्मकथा चारू चंद्रलेख पुनर्वा अनाम दास का पोथा आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख उपन्यास है। गुन्हाओं का देवता 1949 में प्रकाशित, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में प्रकाशित, ये सभी धर्मवीर भारती के प्रमुख उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। अंधा युग 1955 में प्रकाशित भारती जी का प्रसिद्ध गीति नाट्य है। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, सपना अभी भी 1993 ईस्वी आदि भारती जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। कनुप्रिया किसकी काव्य कृति है? तो किसके? अभी धर्मवीर भारती जी की है ये। आंसर भी बिल्कुल सही है। आंसर भी बिल्कुल सही है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती की काव्य कृति है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। धर्मवीर भारती और रघुवीर साहित्य दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवि हैं। सीढ़ियों पर धूपमर 1960 में प्रकाशित, आत्महत्या के विद 1967 में प्रकाशित, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में प्रकाशित, लोग भूल गए हैं 1982 में प्रकाशित तथा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी में प्रकाशित रघुवीर साहित्य के काव्य संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ठेले पर हिमालय है, 7 गीत वर्ष है, अंधा युग भी है, लेकिन आत्मजयी धर्मवीर भारती की नहीं है, कुंवर नारायण की रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा कविता संग्रह नहीं है? तो कौन सा कविता संग्रह नहीं? कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, कोई दूसरा नहीं, या ठंडा लोहा? तो भाई कोई दूसरा नहीं, ये कविता संग्रह नहीं है। कोई दूसरा नहीं, धर्मवीर भारती का कविता संग्रह नहीं, कोई दूसरा नहीं, 1993 ईस्वी में प्रकाशित, तीसरे सप्तक 1959 में जो आया था तीसरा सप्तक, उसके कवि कुंवर नारायण का एक काव्य संग्रह है। इसके लिए इन्हें सन 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है। व्यक्ति स्वातंत्र्य इनकी कविता का केंद्रीय बिंदु है। आलोचक ने इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा को केशोरीय भावुकता का काव्य कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? ठीक है। तीसरी कसम, रसप्रिया, ठेस या मिलन, मित्र मिलन? तो देखते हैं कौन सी कहानी रेणु जी की नहीं है। तो जो आंसर डी है मित्र मिलन, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी नहीं है। रेणु, मार्कंडेय और शिव प्रसाद सिंह की कहानियों में ग्रामीण चेतना मिलती है। ठीक है। ग्रामीण चेतना की कहानियां ग्रामीण चेतना जो है किस किसी कहानी में मिलती है? तो रेणु, मार्कंडेय और शिव प्रसाद सिंह की कहानी में मिलती है। रेणु जी की कहानी संग्रह है ठुमरी 1958, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की 1984, अच्छे आदमी 1986। अगला क्वेश्चन है, मित्र मिलन अमरकांत की कहानी है। इनकी कहानी संग्रह इस प्रकार है, जिंदगी और जोक 1958, देश के लोग 1969, मौत का नगर 1973, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां 1979, कुहासा 1983 ईस्वी की कहानी है। अगला क्वेश्चन, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो, जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, भलीभूत होने दो। कविता का उपयुक्त अंश निम्नलिखित में से किस कविता का है? तो किस कवि का है? सॉरी, किस कवि का है? कविता का नहीं, किस कवि का है? तो ये धर्मवीर भारती का रहेगा। उपयुक्त दी गई काव्य पंक्तियों के रचनाकार धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, अंधा युग, पश्यंती, ठेले पर हिमालय इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, छाया मत छूना, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, मैं वक्त के हूँ सामने इत्यादि। मुक्ति बोध की प्रमुख रचनाएं है काठ का सपना, जंक्शन, विपात्र इत्यादि। भाई अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी में प्रयागराज, इलाहाबाद तथा उनकी मृत्यु 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन, धर्मवीर भारती का कविता संग्रह कौन सा है?
कनुप्रिया भी है, 7 गीत वर्ष भी है, ठंडा लोहा भी है। ये सारे के सारे धर्मवीर भारती के कविता संग्रह रहेंगे। आंसर डी बिल्कुल सही है। धर्मवीर भारती प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952 में, अंधा युग 1955 में, कनुप्रिया 1959 में, 7 गीत वर्ष 1959 में, देशांतर आदि प्रमुख है भी। अगला क्वेश्चन है, सूरज का 7वां घोड़ा तथा गुनाहों का देवता। ठीक है, क्या है? ये उपन्यास है, कहानी है, कविता है या निबंध है? तो ये दोनों के दोनों उपन्यास रहेंगे। ठीक है, आंसर ये बिल्कुल सही है। धर्मवीर भारती का आजादी के बाद साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता इनका चर्चित उपन्यास है भी। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किस विधा की रचना है? जो अंधा युग है किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्त है या गीति नाट्य है? तो गीति नाट्य रहेगा अंधा युग। डी आंसर सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती का चर्चित गीति नाट्य है, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। इसमें 5 अंक, कितने अंक? 5 अंक पूछा जाता है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित करुणालय 1912 में प्रकाशित है और हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। अगला क्वेश्चन है, धर्मयुग का संपादन कार्य किसने किया? तो किसने किया? धर्मवीर भारती ने किया है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। आंसर सी बिल्कुल सही है। धर्मयुग पत्रिका का प्रधान संपादक धर्मवीर भारती थे। उन्होंने 1960 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक इसका संपादन कार्य किया। धर्मयुग प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका थी जो मुंबई से प्रकाशित होती थी। यह पत्रिका टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। इसका गान कौन करता? तो कौन करता? इंद्रसेना, मेंढक मंडली, गांव वाले या गांव की लड़कियां? तो इंद्रसेना जो है इस गान का इसको गाती है भाई। आंसर है बिल्कुल सही। उपयुक्त पंक्तियों का गान इंद्रसेना करती थी। इसमें 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के जंगिया या लंगोटी पर एक जगह इकट्ठा होते थे और इंद्र भगवान से वर्षा की याचना करते थे। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? तो क्या कहकर पुकारते थे भाई? इंद्रसेना, शरारती मंडली, मेंढक मंडली या इनमें से कोई नहीं? तो भाई मेंढक मंडली कहकर पुकारते थे। आंसर सी बिल्कुल ठीक होगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। अनावृष्टि दूर करने वाले इन बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें मेंढक मंडली कहकर पुकारते थे। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते हैं, तो उस समय कौन सा महीना चल रहा होता है? तो भादों का, आषाढ़ का, कार्तिक का या सावन का? तो भाई आषाढ़ महीना चल रहा होता है। बी आंसर बिल्कुल सही। आंसर भी बिल्कुल सही है। लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते हैं, तो उस समय आषाढ़ माह का पहला पखवाड़ा बीत चुका होता है। अगला क्वेश्चन है, जहां जुताई होनी चाहिए वहां की खेती की मिट्टी सूखकर कैसी हो जाती है? तो कैसी हो जाती है? बंजर, नरम, पत्थर या इनमें से कोई नहीं? तो बंजर हो जाती है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर से बिल्कुल सही है। जहां जुताई होनी चाहिए वहां के खेतों की मिट्टी पानी न बरसने के कारण सूखकर पत्थर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे संस्मरण में कवि ने किसकी निर्मम बर्बादी की बात की है? तो पानी की, देश की, बच्चों के, इनमें से कोई नहीं? तो पानी की निर्मम बर्बादी की बात कही है। अगला क्वेश्चन है भाई, सॉरी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। काले मेघा पानी दे के नाम पर कवि पानी की निर्मम बर्बादी की बात कही है तथा इसे अंधविश्वास कहा है। अगला क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे संस्मरण में लेखक बचपन में खुद पर किसका संस्कार स्वीकार किया है? तो किसका स्वीकार किया है भाई? संस्कार स्वीकार किया है मार्क्सवादी का, समाजवादी का, ब्रह्म समाजी का या आर्य समाजी का? तो आर्य समाजी का किया है। आंसर डी बिल्कुल सही है। लेखक पर बचपन में आर्य समाजी संस्कार थे तथा कुमार सुधा सभा का उपमंत्री थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेखक है ये कौन सी सभा के उपमंत्री थे? तो कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे भाई लेखक, जो अंधविश्वास के खिलाफ थे। अगला क्वेश्चन है, हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक ने यह बात किसके कारण पिछड़ने की कही है? तो अंधविश्वास के कारण भाई। तो ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा।
आंसर है बिल्कुल सही है। लेखक ने अंधविश्वास के कारण अंग्रेजों से पिछड़ने और गुलाम बन जाने की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, लेखक को बचपन में सबसे अधिक प्यार किससे मिला था? माता, पिता, जीजी या भाई से? तो जीजी से मिला था। सी आंसर सही रहेगा। लेखक को बचपन में सबसे अधिक प्यार जीजी से मिला, जो लेखक की रिश्ते में कोई नहीं थी, फिर भी उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ऋषि मुनियों ने किसे सबसे ऊंचा स्थान दिया है? तो किसे सबसे ऊंचा स्थान दिया भाई ऋषि मुनियों ने? दान को। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसका लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था? तो भाई जीजी का लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपना डैश आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है, खाली स्थान को भरे। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। सी आंसर सही रहेगा। आंसर से बिल्कुल सही है। अपना स्वार्थ आजकल एकमात्र लक्ष्य रह गया है। स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग आजकल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक। क्या भी पहलवान की ढोलक, इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी रहेंगे। प्रस्तुत कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को ओरहांगी हिंगना जिला अरेरिया बिहार में हुआ था। हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे है, साहित्य के अलावा उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की। सन 1954 में उनका बहुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया है। इनकी साहित्य साधना तथा राष्ट्रीय भावना देखकर सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। कहानी पहलवान की ढोलक में एक गांव की कहानी बताई गई है जहां महामारी का प्रकोप है और गांव के लोग बीमारी और गरीबी से जूझ रहे हैं। आगे है, इस बीच एक पहलवान, क्या नाम उसका? लुट्ठन सिंह, अपनी ढोलक के माध्यम से गांव वालों को संबल प्रदान करता है। ठीक है, कहानी में ढोलक उम्मीद की एक रोशनी के रूप में प्रस्तुत की गई है, जो निराशा और अंधेरे के समय में भी लोगों में जीवन की आशा जगाती है। यह कहानी जीवन में उम्मीद और हार न मानने की भावना को दर्शाती है। एक अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं भाई इस पार्ट के। मैला आंचल उपन्यास, ये उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो कहाँ का है भाई? मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो मेरीगंज का है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। मैला आंचल जो 1954 में प्रकाशित हुआ था, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, विश्वनाथ प्रसाद तथा बामन दास आदि भी। रेणु जी के अन्य उपन्यास है प्रति परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971 ईस्वी। राम रतन राय इनका पूर्ण उपन्यास है। रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीश नाथ भादुड़ी को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना संस्मरण नहीं है? तो कौन सी नहीं है? नेपाली क्रांति नहीं है, श्रुत अश्रुत पूर्व ये भी है, वन तुलसी की गंध भी है, ऋण जल धन जन भी है भी। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित नेपाली क्रांति तथा संस्मरण विधा की रचना नहीं है, यह रिपोर्ताज है। इस पुस्तक में रेणु ने राणाशाही के विरुद्ध संघर्ष का आंखों देखा विवरण दिया है, साथ ही उस मुक्ति संग्राम को जीवित कर दिया है। अन्य दिए गए विकल्प संस्मरण है भी। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। ए आंसर बिल्कुल सही है। अभी थोड़ा सा ब्लर है, एडजस्ट कर लेना। आंसर है बिल्कुल सही है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 7 मार्च 1921 ईस्वी में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के औरांगी हिंगना ग्राम में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में पटना बिहार में हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ। डी आंसर बिल्कुल सही है।
फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज के गांव के माध्यम से लेखक तत्कालीन समाज स्थिति का वर्णन किया है। मैला आंचल के अलावा प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966 आदि इनका प्रमुख उपन्यास है भाई। अगला क्वेश्चन है, रिंजल धनजल फणीश्वर नाथ रेणु की किस विधा की रचना है? तो किस विधा की भाई? कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, या इनमें से कोई नहीं? तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी, ऋण जल धनजल फणीश्वर नाथ रेणु की संस्मरणात्मक कृति है। इसका प्रकाशन 1988 ईस्वी में हुआ। इसमें बिहार राज्य के 1966 ईस्वी में पड़े सूखे तथा 1975 ईस्वी में आए भयंकर बाढ़ का चित्रण किया गया है। पहलवान की ढोलक किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? कहानी विधा की रचना है। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित कहानियों में से एक है। रेणु जी ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1957, ये ठुमरी है इनकी रचना 1959, आदिम रात्रि की महक 1957, अग्निकोण 1959, एक श्रावणी दोपहर की 1984, अच्छे आदमी 1986 आदि महत्वपूर्ण कहानियां हैं रेणु जी की। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु को कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। आंसर है बिल्कुल सही है। फणीश्वर नाथ रेणु को सन 1970 ईस्वी में उनके द्वारा रचित चर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। रेणु को आज़ादी के बाद का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लुट्टन पहलवान के गाँव में कौन सी बीमारी फैली थी? तो कौन सी थी भी? हैजा, मलेरिया या दोनों? ये दोनों ही बीमारियां फैली थी। हैजा भी फैला था और मलेरिया भी फैला था। आंसर सी बिल्कुल सही है। लुट्टन पहलवान के गांव में हैजा और मलेरिया दोनों बीमारियां फैली थी। पूरा गांव इस भयानक बीमारी से बृहद शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। अगला क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान किस वर्ष की आयु में अनाथ हो गया था? तो किस वर्ष की आयु में अनाथ हो गया था? 8, 9, 12 या 14? तो 9 वर्ष की आयु में अनाथ हो गया था। लुट्टन पहलवान को पाल पोस कर किसने बड़ा किया था? माता पिता ने, गांव वालों ने, विधवा सास ने? तो विधवा सास ने बड़ा किया था भाई। लुट्टन पहलवान के माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद वह अनाथ हो गया था। तब उसकी विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे पहलवान बना दिया। लुट्टन सिंह पहलवान चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हरा कर चित कर दिया था? तो जामनगर, श्यामनगर, रामनगर या इनमें से कोई नहीं? तो श्यामनगर के दंगल में हरा कर चित कर दिया था लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को भाई। अगला क्वेश्चन है, रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता था? तो कौन ललकारता था? चांद सिंह, लुट्टन सिंह, चांदनी या पहलवान की ढोलक? तो पहलवान की ढोलक ललकारती थी भाई। तो डी आंसर सही है। मध्य रात्रि की भीषणता को पहलवान की ढोलक ललकारती थी। ढोलक की आवाज ही मृत गांव में संजीवनी शक्ति का संचार करती थी। अगला क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक कहानी मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? तो किसका वर्णन करती है? लुट्टन पहलवान की गरीबी का, लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है भाई पहलवान की ढोलक कहानी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान चांद सिंह के अलावा और किस पहलवान को हरा कर नामी पहलवान बन गया था? तो काला खां, काली खां, आगा खां या इनमें से कोई नहीं? तो काला खां को हराकर क्या है भाई? लुट्टन सिंह नामी पहलवान बन गया था। अगला क्वेश्चन है, लुट्टन सिंह पहलवान किस राजा के दरबार में आश्रय पाकर रहने लगा था? तो भाई कृष्णानंद के, परमानंद के, श्यामानंद के या रामानंद के? तो श्यामानंद के यहाँ पर रहने लग गया था भाई दरबार में। ठीक है, लुट्टन सिंह पहलवान श्यामानंद राजा के दरबार में आश्रय पाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लग गया था। ठीक है, जो लुट्टन पहलवान है इसके 2 पुत्र थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लुट्टन सिंह किसको अपना गुरु मानता था? तो किसको मानता था भाई? ढोलक को मानता था। आंसर डी बिल्कुल सही है। लुट्टन सिंह पहलवान अपना गुरु ढोलक को मानता था तथा उसी की प्रेरणा और उत्साह से उसने बड़े बड़े पहलवान को चित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना है। यहाँ पे ऐसा कौन कहा करता था? तो लुट्टन सिंह कहा करता थे। आंसर भी बिल्कुल सही है। यह बात अपने शिष्यों से लुट्टन सिंह पहलवान ने कही थी क्योंकि वह जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ था, अर्थात किसी से
हारा नहीं था, इसलिए स्वयं के मरने के बाद पेट के बल सुलाने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। ठीक है, इसके लेखक कौन है? विष्णु खरे है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे द्वारा रचित एक रचना है। अपनी इस रचना में लेखक ने हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन के कला पक्ष की महत्वपूर्ण कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। विष्णु खरे का जन्म 9 फरवरी 1940 ईस्वी में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। विष्णु खरे जी को रघुवीर साहित्य सम्मान, हिंदी अकादमी का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरणगुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज भी प्राप्त हुआ था। पाठ के प्रारंभ में ही लेखक बताते हैं कि यह वर्ष चार्ली चैपलिन की जन्मतिथि है। ठीक है, याद रखना है। साथ ही उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग, पहली फिल्म कौन सी बताई है? मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। चार्ली ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया तथा दर्शकों के वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। चार्ली को फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई थी। जो चार्ली की फिल्में थी भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, दे रोवर्थ सील, लास्ट ईयर इन मारियन बांड, दे सैक्रिफाइस आदि उनकी फिल्में दर्शक एक उच्चतर एहसास की मांग करती है। चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों के माध्यम से कला को सभी के लिए अनिवार्य माना है। विष्णु खरे जी ने चार्ली का भारतीयकरण राज कपूर द्वारा बनाई गई फिल्म आवारा को कहा है। राजकुमार ने पहली बार नायक को हंसी का पात्र बनाया। लोगों ने उन पर चार्ली की नकल करने का आरोप लगाया, परंतु उन्होंने कभी परवाह नहीं की। अगला क्वेश्चन आगे है भाई, गांधी व नेहरू भी चार्ली की तरह स्वयं पर हंसते थे। वे चार्ली की स्वयं पर हंसने की कला पर मुग्ध थे। इस कारण वे चार्ली को स्नाधिध्य चाहते थे। ठीक है, चार्ली का भी स्नाधिध्य चाहते थे। आगे है भाई, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में रस को श्रेष्ठकर माना है। उनके अनुसार कलाकृति के आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता है, लेकिन रस तो साक्षात आनंद है। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब यह स्वयं को गौरवंत आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ मानते थे। अपने वर्जादपि कठोरांगनी यानी बरस से भी कठोर अथवा मृदुनी कुसुमादपि पुष्प से भी कोमल सन में दिखता है। चार्ली ने जो कुछ अपनी फिल्मों और विज्ञापनों में दिखाया है वह यथार्थ है। चार्ली ने जिस भी पात्र के माध्यम से बात कही है वह हमारे समाज और परिवेश की है, परंतु सुपरमैन हमें कल्पना के अनंत आकाश में ले जाता है। जीवन की वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। चार्ली चैपलिन यहूदीवंशी थे। फिल्मों में चार्ली चैपलिन की छवि एक ट्रम्प की थी। वह कई रूपों में हमारे सामने आया, किंतु सबसे ज़्यादा प्रिय तभी लगा जब वह फिल्मों में बुद्धू, खानाबदोश तथा आवारा गर्द बना। भाई अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन है भैया आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है। कौन सा कविता संग्रह नहीं है वो बताना है। एक गैर रोमानी शहर में, खुद अपनी आंखों से, पिछला बाकी है या अर्घान। तो डी नहीं है। अर्घान किसका? त्रिलोचन जी का रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही। अर्घान विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं। अर्घान 1984 में प्रकाशित त्रिलोचन जी का काव्य संग्रह है। विष्णु खरे की काव्य संग्रह है एक गैर रोमानी शहर में 1970 में प्रकाशित, मरु प्रदेश और अन्य कविता 1960 में, खुद अपनी आंख से 1978 में, सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में, पिछला बाकी 1998 में, काल और अवधि के दौरान 2003 और अन्य कविताएं 2007 में। अगला क्वेश्चन है आलोचना की पहली किताब किसकी रचना है? आलोचना की पहली किताब किसकी रचना है ये हमें बतानी है। तो रघुवीर साहे की, विष्णु खरे की, शमशेर बहादुर सिंह की या मुक्ति बोध की? तो भाई विष्णु खरे की ये बुक है आलोचना की पहली किताब। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आलोचना की पहली किताब 1983 में विष्णु खरे द्वारा लिखा एक आलोचनात्मक कृति है। शमशेर बहादुर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं 2 आप 1948 में, कुछ
गद्य रचनाएं 1988 में, कुछ और गद्य रचनाएं 1979 ईस्वी में प्रकाशित है। मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचनाएं हैं कामायनी एक, पूर्ण विचार 1961, भारत इतिहास और संस्कृति एक, साहित्य की डायरी 1964, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध 1984, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971, समीक्षा की समस्याएं 1982 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है, तो कौन सा नहीं है? खुद अपनी आंख से, एक गैर रुमानी समय में, पिछला बाकी है, यह चाकू समय है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा नहीं है। तो यह चाकू समय विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं, बल्कि यह विष्णु खरे द्वारा आतिक योशेक की रचना का अनुवाद है। आतिला योशेक की कविता का क्या है? अनुवाद है। विष्णु खरे के कविता संग्रह खुद अपनी आंख से, पिछला बाकी, सबकी आवाज, पर्दे में इत्यादि। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1940 को हुआ था भाई। विष्णु खरे प्रख्यात प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। इनका जन्म 9 फरवरी 1940 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ तथा इनकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण 79 वर्ष की आयु में 19 सितंबर 2018 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता। उक्त सिनेमा के संदर्भ में किसने कहा था? तो विष्णु खरे ने कहा था। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। उपयुक्त कथन सिनेमा के संदर्भ में विष्णु खरे जी ने कहा। विष्णु खरे विश्व सिनेमा के गहरे जानकार थे और सिनेमा विधा पर गंभीर लेखन कार्य किया। सिनेमा पढ़ने के तरीके इनकी गंभीर सीने आलोचना है। गैर रोमानी समय में विष्णु खरे कृत किस विधा की रचना है? तो ये कविता है। क्या है भाई? ये कविता है। आंसर बिल्कुल सही है। विष्णु खरे समकालीन हिंदी कविता में अत्यंत गहरी एवं विचारपरक कविताएं लिखी हैं। इसमें गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे, पिछला बाकी है आदि इनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु खरे प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्म देखी, जो कहाँ अवस्थित था भाई? तो ये प्राग में था भाई। आंसर बिल्कुल सही है। विष्णु खरे 1971 से 1973 के अपने विदेश प्रवास के दौरान तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर विश्व भर की महत्वपूर्ण फिल्म देखी, जिससे सिनेमा जगत से गहरा जुड़ा हुआ और सिनेमा पर गंभीर लेखन कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, चार्ली का घर किससे दूर नहीं था? तो चार्ली का घर किससे दूर नहीं था भाई? तो कसाई खाना से दूर नहीं था। आंसर भी बिल्कुल सही है। चार्ली का घर कसाई खाना से पास में था। चार्ली एक अंग्रेजी हास्य अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन है, अपने माता पिता की तरफ से चार्ली किस वंश के थे? तो किस वंश के थे? यहूदी वंश के थे अपने माता पिता की तरफ से। आंसर से बिल्कुल सही है। चार्ली के माता पिता यहूदी वंश के थे। यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यह एक ईश्वरवादी धर्म है और इसे इब्राहिम धर्म भी कहा जाता है। यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। किसने चार्ली चैपलिन का सानिध्य चाहा था? तो गांधी और नेहरू ने। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। गांधी जी और नेहरू जी चार्ली चैपलिन का सानिध्य चाहा था, क्योंकि चार्ली ऐसे व्यक्ति थे जिनमें लोगों को हंसाने और प्रसन्न रखने का गुण विद्यमान था। अगला क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन की फिल्में किस पर आधारित होती थी? तो भावनाओं पर आधारित होती थी। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को क्या बना दिया था? तो क्या बना दिया था? घुमंतु बना दिया था। बी आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय परंपराओं में किसका अभाव है? तो किसका अभाव है? करुणा का हास्य में बदलने का अभाव है। चार्ली चैपलिन किस लेखक के नजदीक थे? तो किस लेखक के नजदीक थे चार्ली चैपलिन? तो प्रेमचंद्र जी के नजदीक ठहरते हैं। राज कपूर का आवारा फिल्म किस फिल्म का शब्दा अनुवाद है? जो राज कपूर जी की फिल्म थी आवारा, ये किस चार्ली चैपलिन की कौन सी फिल्म का शब्दा अनुवाद है? तो दी ट्रम्प का। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता राजकुमार किसकी नकल करने के आरोप की परवाह नहीं करते थे? तो चार्ली चैपलिन की। भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला लेसन है नमक। ठीक है, नमक कहानी है और ये किसकी है? रजिया सज्जाद जहीर की है भाई।
रजिया सज्जाद जहीर की है। प्रस्तुत कहानी की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर है। नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार थे। रजिया सज्जाद जहीर जी का जन्म 15 फरवरी सन 1917 को अजमेर यानी राजस्थान में हुआ था। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाने की फरमाइश करती है। साफिया का भाई पुलिस अफसर था। उसने नमक ले जाने को गैर कानूनी बताया तथा व्यंग्य किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था। भारत और पाकिस्तान भौगोलिक दृष्टि से भले ही राजनीतिक सीमाओं में बंधे हैं, लेकिन इस पाठ में हम दोनों ही देशों के लोगों के मन में भाईचारे की भावना देखने को मिली है। साफिया नमक की पुड़िया को किनुओं की टोकरी में छिपाकर ले जा रही थी, परंतु एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी और उसने खुद कस्टम वालों के सामने नमक की पुड़िया रख दी। अगला क्वेश्चन है, रजिया सज्जाद जहीर मूलतः किस भाषा की रचनाकार है? तो उर्दू भाषा की रचनाकार है भाई। आंसर भी बिल्कुल सही है। रजिया सज्जाद जहीर उर्दू की कहानी लेखिका है। जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है इनका। अगला क्वेश्चन है, नमक कहानी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो कौन सी बात सही है वो बतानी है। देश के विभाजन के बाद भारत आई सिख महिला भारत को ही अपना घर बताती है। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन बताता है। अमृतसर पुल पर चढ़ते समय कस्टम अधिकारी साफिया को बुला रहा था। सफिया के भाई ने उसको नमक ले जाने की सलाह दी थी। तो भाई पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन बताता, ये बात बिल्कुल सही है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन बताता है। नमक कहानी के संबंध में यह कथन सही है। नमक कहानी रजिया सज्जाद जहीर ने लिखी है। इसमें भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्निवासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, रजिया सज्जाद जहीर या फणीश्वरनाथ रेणु? तो रजिया सज्जाद जहीर की ये कहानी है। आंसर सी बिल्कुल सही है। नमक नामक कहानी रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखी गई है। रजिया का जन्म अजमेर में हुआ। ये उर्दू भाषा की एक भारतीय लेखिका या प्रगतिशील लेखक संघ की प्रमुख सदस्य थी भाई। रजिया सज्जाद जहीर की प्रमुख रचनाएं हैं सरे श्याम, सुमन, जर्द गुलाब, नेहरू का भतीजा इत्यादि। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अजमेर में हुआ था। आंसर है बिल्कुल सही। उर्दू कथाकार रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 को अजमेर में तथा उनकी मृत्यु 18 दिसंबर सन 1979 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रजिया सज्जाद जहीर की जर्द गुलाब किस विधा की रचना है? तो उर्दू कहानी संग्रह है भैया। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर है बिल्कुल सही है। रजिया सज्जाद जहीर की जर्द गुलाब इनकी प्रमुख उर्दू कहानियों का संग्रह है। इसके अलावा अल्लाह दे बंदा ले प्रमुख है। रजिया सज्जाद जहीर प्रगतिशील लेखक संस्थापक सज्जाद जहीर की पत्नी है। रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक किस पर आधारित है? तो देखो भाई यहाँ पे एक लाइन आई थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो रजिया सज्जाद जहीर है ये प्रगतिशील लेखक के संस्थापक थे सज्जाद जहीर। उनकी पत्नी है रजिया सज्जाद जहीर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक किस पर आधारित है? किस पर आधारित है भाई? भारत पाक विभाजन पर आधारित है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक भारत पाक विभाजन के बाद सरहद पार दोनों तरफ के पुनर्निवासित जनों के दिलों को टटोलती मार्मिक कहानी है। अगला क्वेश्चन है, नमक कहानी में सफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? तो कहाँ जा रही थी? लाहौर जा रही थी। सी आंसर बिल्कुल सही है। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया? तो किन्नू को
कहा गया है भाई, ये आंसर सही रहेगा। उसे एक झिरझिरी सी आई, एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। वह कौन सा तोहफा था? तो भाई वो कौन सा तोहफा था, तो देखते हैं कौन सा तोहफा था वो। मिठाई थी, फल था, गुलदस्ता था, नमक? तो भाई नमक था वो। आंसर डी बिल्कुल सही। कहानी में सफिया कहती है कि मोहब्बत का तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। उसने टोकरी में किनुओं के नीचे तह से नमक को निकाल कर हैंडबैग में रख लिया, जिससे कस्टम अधिकारी उसे चेक कर सके। मोहब्बत तो कस्टम से है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये कथन किसका? काफी महत्वपूर्ण कथन अभी काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, साफिया का पाकिस्तान कस्टम अधिकारी का ये है भाई, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। यह कथन नमक नामक कहानी में किसने कहा है? तो सफिया ने कहा है। जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। कथन किसका है? तो भाई ये कस्टम अधिकारी सिख बीबी का है। किसका भाई? सिख बीबी का है, बी आंसर सही रहेगा। नमक कहानी में कहाँ का डाब अच्छा बताया गया है? तो कहाँ का डाब अच्छा बताया गया? तो ढाका का डाब क्या है? अच्छा बताया गया है। नजरुल और टैगोर को हम लोग बचपन से पढ़ते थे, किसने कहा है? तो सुनील दास गुप्ता ने कहा है। आंसर है बिल्कुल संयुक्त कथन कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ने कहा है। नजरुल बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि थे, जिनका जन्म अविभाजित भारत में बंगाल के चुरुलिया ग्राम में हुआ था, जबकि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्र कवि है, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं? उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिल्ली की तस्वीर। उक्त कथन कहाँ के लोगों के लिए कहा गया है? तो लाहौर के लोगों के लिए कहा गया है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला लेसन है भाई सीरीज के फूल। ठीक है, सीरीज के फूल, ठीक है, निबंध है, ललित निबंध है, और किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये रहेगा भाई। ठीक है, तो प्रस्तुत ललित निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के संग्रह कल्पलता से क्या है? उद्धृत है। इस निबंध में लेखक ने सीरीज के फूल के माध्यम से संदेश दिया है कि जिस तरह सीरीज के फूल आंधी, लू, भयंकर गर्मी आदि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी कोमलता व सुंदरता को बनाए रखता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य व संयम को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सीरीज का फूल हमें जीवन में लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। लेखक ने बताया है कि जेठ की गर्मी में बहुत कम ही फूल खिलने की हिम्मत करते हैं। इन फूलों में सीरीज के साथ अमलतास यानी अर्घवद भी शामिल हैं। सीरीज के फूलों की तुलना अमलतास से नहीं की जा सकती, क्योंकि अमलतास केवल 15-20 दिन के लिए ही खिलता है। सीरीज के फूल बसंत ऋतु के शुरुआत से आषाढ़ तक खिले रहते हैं। लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत कहा है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, लेखक ने सीरीज को क्या कहा? तो कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी अर्थात जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। अवधूत यानी एक ऐसा सन्यासी जिसे सुख दुख अच्छे बुरे से कोई फर्क न पड़ता हो। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं और पुराने समय में इन वृक्षों को मंगल कारक मानकर इन्हें बाग बगीचों में लगाया जाता है। सीरीज के फूल को संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, महाकवि कालिदास ने तो यह तक कह दिया कि सीरीज के फूल केवल भौरों के पैरों का दबाव ही सहन कर सकते हैं। लेखक सीरीज को एक सन्यासी की तरह मानता है, क्योंकि सन्यासी की तरह न तो उसे सुख की चिंता और न ही उसे दुख की। एक वनस्पति शास्त्र ने लेखक को बताया कि सीरीज वायुमंडल से अपना रस खींचता है, और लेखक को भी यह बात सही लगती है। लेखक कबीरदास को भी सीरीज के ही समान मस्त, बेपरवाह, सरस व मादक मानते हैं। कर्नाट राज की प्रिया अर्थात रानी
विजिका देवी ने कहा, ब्रह्मा जिन्होंने वेदों की रचना की, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण को रचा और व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, इन तीनों को ही कवि माना है भाई। कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है, परंतु लेखक मानता है कि वास्तव में वह शकुंतला का सौंदर्य नहीं बल्कि कालिदास के हृदय की सुंदरता है। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन उन्हें उस चित्र में हर बार कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी। बहुत देर बाद उन्हें आभास हुआ कि वो शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना भूल गए। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रहे। यही अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत और रविंद्रनाथ टैगोर में भी उपस्थित थी। शिरीष का पेड़ पक्के सन्यासी की तरह लेखक के मन में भावों की तरंगों को उठा देता है, जो आग उगलती गर्मी में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। लेखक कहते हैं कि आज देश में चारों ओर मारकाट, आगजनी, लूटपाट आदि का बवंडर छाया है। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है? ऐसे में गांधी जी ने देह बल के ऊपर आत्म बल को सिद्ध किया है। गांधी जी ने अपने आत्मबल के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन चलाए और भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब इस लेसन के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का सही अनुक्रम: अशोक के फूल, कल्पलता, विचार वितरक और कुटज। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार वितरक 1957, कुटज 1964। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का सही अनुक्रम है। देख लेते हैं यहाँ पे। अशोक के फूल 1949, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। आलोक पर्व निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अशोक के फूल तो है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद ये भी है, कुटज भी है, लेकिन सोच विचार नहीं है भाई। डी आंसर सही रहेगा। सोच विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं, सोच विचार जिनेंद्र का निबंध संग्रह है, याद रखना है। जिनेंद्र कुमार का है भी ये। जिनेंद्र के निबंध संग्रह है प्रस्तुत पर्सन 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेम 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953, इतिहास 1963 भाई, समय और हम 1964, परिपेक्ष 1970, साहित्य और संस्कृति 1979। अगला क्वेश्चन है, शिरीष के फूल निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित में से कौन सा विचार व्यक्त किया है? तो कौन सा विचार व्यक्त किया है भाई? हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है। ये बिल्कुल ठीक है। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता जरूरी नहीं, गलत है। कोमलता के लिए कोमलता जरूरी है, गलत है। कोमलता के लिए जरूरी है सद्व्यवहार, ये भी गलत है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है। शिरीष के फूल निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विचार व्यक्त किया है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो भाई 1907 ईस्वी में हुआ था। आंसर सी बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को आरतुबे, छरिया, बलिया, उत्तर प्रदेश तथा मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। अशोक के फूल और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। डी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर डी बिल्कुल सही। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध ललित निबंधकार है। अशोक के फूल 1948 ईस्वी में प्रकाशित, कल्पलता 1951 में, विचार और वितर्क 1957 में, आलोक पर्व 1972 में, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952 में, कुटज 1964 में, विचार प्रवाह 1959 में आदि इनका महत्वपूर्ण निबंध है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है तो कौन सा है? अशोक के फूल, हिंदी साहित्य आदिकाल, कल्पलता या बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? उपन्यास है भैया। आंसर डी बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध तथा आलोचना के साथ साथ हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। क्रम से बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारू चंद्रलेख 1963 ईस्वी, पूर्णवा 1973, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना रहेगी। आंसर भी बिल्कुल सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है, जिनमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो किस रचना के? आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था भाई। आंसर सी बिल्कुल सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तथा साहित्य एवं शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1957 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है भी, काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यहाँ तक भी पूछा जाता है ये। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखाकातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने मुझे संकोच होता है। उक्त कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही कथन रहेगा भाई। ठीक है, और दूसरा ये इनका कथन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये बालकृष्ण भट्ट का है भाई। अगला क्वेश्चन है, शीरीष का फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में उद्धृत है? तो कल्पलता से है भैया। कौन सा फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है? तो शीरीष का फूल माना जाता है संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल। शीरीष का फूल अपना रस कहाँ से खींचता है? तो वायुमंडल से खींचता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। द्विवेदी जी ने शीरीष का फूल निबंध में संस्कृत साहित्य के किस महान कवि का उल्लेख किया है? तो कालिदास का उल्लेख किया है। आंसर भी बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध निबंधकार तथा आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शीरीष का फूल निबंध में संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। उक्त कथन किस कवि का? काफी महत्वपूर्ण कथन है। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, यहाँ तक भी पूछा जाता है, जो बरा सो पुताना, ये तुलसीदास का ही कथन है। दी आंसर बिल्कुल सही है। उक्त कथन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी साहित्य का है द्वितीय महाकाव्य, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, शीरीष का फूल हमें क्या प्रेरणा देता है? तो क्या प्रेरणा देता है? जीवन में लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। सी आंसर बिल्कुल सही है। पदम सहित ब्रह्मश्य पल्लवे शीरीष पुष्प न पुनः पत्र त्रिनाम। तो पंक्ति का सही अर्थ क्या है? तो पंक्ति का सही अर्थ क्या होगा भाई, ये हमें बताना है। तो शीरीष का पुष्प केवल पक्षियों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता, पक्षियों के नहीं भाई, गलत है ये। शीरीष का फूल केवल भौरों के पदों का दबाव सहन कर सकता है। आगे देखते हैं, शीरीष का पुष्प पक्षियों के पदों का दबाव बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। शीरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। देखो भाई, बी भी हो सकता था, बिल्कुल सही है, लेकिन पक्षियों का बिल्कुल नहीं, ये इसलिए यहाँ पे डी बिल्कुल सही होता है। वाटिका के संघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला प्रेखो दोला लगाना चाहिए, किस पुस्तक में बताया गया? तो कामसूत्र में बताया गया है। वाटिका के संघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाना चाहिए, क्या किस में बताया गया है? कामसूत्र में। वात्सायन अपनी रचना कामसूत्र में बताते हैं कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की नाट्य कृति है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है। अगला क्वेश्चन है, पुराने फलों को अपने सतान से न हटते देखकर कवि
को किसकी याद आती है? तो किसकी याद आती है? नेताओं की आती है। ये आंसर बिल्कुल सही है। पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को नेताओं की याद आती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार शिरीष के फल को नए पुष्प या फल धक्का देकर हटा देते हैं और अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार नए नेता जब तक पुराने नेताओं का धक्का देकर कुर्सी से अलग नहीं कर देते तब तक वे उससे चिपके रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिरीष के फूल को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया है? क्योंकि शिरीष कठिन परिस्थितियों में भी मस्ती से जीता है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। शिरीष के फूल अवधूत इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सन्यासी की बात इन कठिन परिस्थितियों में भी मस्त रहता है, दुख सुख में हार नहीं मानता तथा संसार में उसका कोई मोह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिरीष की भांति कौन वायुमंडल से रस खींचकर कोमल और कठोर बना सकता है? तो कौन भाई? गांधी जी। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। शिरीष पुष्प की भांति वायुमंडल से रस खींचकर गांधी जी को कोमल और कठोर बन गए तथा विषम परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत की आज़ादी में अमूल्य योगदान दे सके। हमारे देश में आज कैसा बवंडर मचा है? तो मारकाट, आगजनी, लूटपाट आदि का। डी आंसर सही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध के माध्यम से देश की चिंता व्यक्त किए हैं। जहां देखो मारकाट, लूटपाट आदि आगजनी, खून खच्चर का बवंडर मचा हुआ है। क्या इन सब के बीच भी स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष पुष्प की भांति वह तो रह सकता है। ठीक है, अगला लेसन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। यह प्रस्तुत पाठ के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो 1936 में प्रकाशित के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी जाति भेद के उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसका अनुवाद इंग्लिश से हिंदी में ललई सिंह यादव ने किया है। ये प्रश्न भी पूछा गया पेपर में। ठीक है, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, इसका अनुवाद किया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के नाम से 1936 ईस्वी में ललई सिंह यादव ने भी। ठीक है, और 2 प्रकरणों में किया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल यानी लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व ये 3 तत्व आदर्श समाज व अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे। आगे देखते हैं भाई। भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद में कोई बुराई नहीं, परंतु सच तो यह है कि जाति प्रथा काम का बंटवारा करने के साथ साथ लोगों का बंटवारा भी करती है। भारतीय समाज की जाति प्रथा की एक यह भी विशेषता है कि यह कार्य के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं कराती, बल्कि समाज में पहले से ही विभाजित वर्गों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर कार्य का विभाजन करती है। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि एक समय के लिए जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी यह स्वाभाविक और उचित नहीं होगा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि के हिसाब से नहीं, बल्कि व्यक्ति जिस जाति या वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी के अनुरूप कार्य करना होता है, भले ही वह कार्य उसकी रुचि का हो या ना हो। आगे मेरी कल्पना का आदर्श। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि उनकी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। उनके अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता या लचीलापन तो होना ही चाहिए कि यदि समय के साथ लोगों की भलाई के लिए कोई फैसला या नियम बनाया जाए तो उन फैसलों या नियमों का लाभ उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक के सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से मिल सके। जिस समाज में लोग एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं या एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, वह समाज निश्चित रूप से उन्नति करता है। आगे भीमराव अंबेडकर के अनुसार जिस समाज में भाईचारा बना रहता वास्तव में वही लोकतंत्र है।
दासता अर्थात गुलामी केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं बल्कि जब व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित कार्य करना पड़े वह भी एक प्रकार की गुलामी है। लेखक कहते हैं कि समानता का भी अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। कुछ आलोचकों ने समता की आलोचना करते हुए कहा है कि सभी मनुष्य एक बराबर नहीं होते। सभी अम्बेडकर के अनुसार मनुष्य की समता 3 बातों पर निर्भर करती है। एक शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी है सामाजिक उत्तराधिकारी अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन आदि, और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। लेकिन इन तीनों विशेषताओं के आधार पर अर्थात शारीरिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकारी का अधिकार व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आगे देखते हैं भाई। अम्बेडकर जी कहते हैं कि मानवता की दृष्टि से समाज को 2 श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। व्यवहारिक सिद्धांत भी यही कहता है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं भाई इसके। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई। अम्बेडकर जी अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। अगला क्वेश्चन है, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, जब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता उसे विशेषाधिकार कहना उचित है, उक्त कथन किसका है? तो अम्बेडकर जी का यह कथन रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। उक्त कथन अम्बेडकर जी ने कहा है। अम्बेडकर जी को दलितों के उद्धार का प्रणेता कहा जाता है तथा भारतीय संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। समता और जनता पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था समता और जनता पत्रिका का संपादन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी समाज में समानता तथा दलित उद्धार के लिए कई पत्रिकाएं निकाली। इसमें मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1928 में, जनता 1930 में और प्रबुद्ध भारत 1956 आदि में निकाली थी और ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। उक्त कथन अम्बेडकर जी ने किसके पूछे जाने पर कहा था? तो विद्यालय के अध्यापक के पूछे जाने पर कहा था। आंसर भी बिल्कुल सही। उपयुक्त कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने विद्यालय के दिनों में विद्यालय के अध्यापक के पूछे जाने पर कहा था क्योंकि बचपन से जाति पाति का भेदभाव सहन करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किसका है? हु आर सुधराज द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म हेनिलेशन ऑफ कास्ट। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ईस्वी में भाषण का संपादित अंश है, जिसका हिंदी अनुवाद लल्लई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद, क्या नाम है? जाति भेद का उच्छेद नाम से किया है। श्रम विभाजन जाति प्रथा भाषण किसके वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए तैयार किया गया था? तो जाति पाति तोड़क मंडल के उद्बोधन के लिए तैयार किया गया था। आंसर है बिल्कुल सही है। श्रम विभाजन जाति प्रथा भाषण जाति पाति तोड़क मंडल जो लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया था, किंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न होने के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चिंतन तथा रचनात्मक कर्म में इनमें से प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं? तो सभी, महात्मा बुद्ध भी, कबीरदास भी, ज्योतिराव फुले भी, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से हिंदी रूपांतरण भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो 21 खंडों में प्रकाशित किया गया था। आंसर है बिल्कुल सही है। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से हिंदी रूपांतरण भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो किसे आवश्यक मानता? जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को, शिक्षा को या प्रोत्साहन को? तो श्रम विभाजन को मानता। बी आंसर बिल्कुल सही है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है। क्यों?
क्यों स्वाभाविक नहीं? क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। बी आंसर सही रहेगा। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग में भी विडंबना की बात कही गई है। साम्यवाद, प्रयोगवाद, जातिवाद। आधुनिक युग में विडंबना की बात जातिवाद है भाई। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? लोग भूखे मर जाएंगे। सी आंसर बिल्कुल सही है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा है। रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? तो निष्क्रिय बना देती है। आदर्श समाज का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो गतिशील होना चाहिए। आंसर बिल्कुल सही है। आदर्श समाज का स्वरूप गतिशील होना चाहिए। अम्बेडकर जी ने कहा है कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भारतता आदि पर आधारित होगा। मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकारी पर, मनुष्य के अपने प्रयत्न पर, डी ये इनमें से सभी पर क्या है? निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, एक राजनीतिज्ञ पुरुष को किससे पाला पड़ता है? एक राजनीतिज्ञ पुरुष का किससे पाला पड़ता है? बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। समता किस जगत की वस्तु है? तो काल्पनिक जगत की वस्तु है। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की अपनी क्लास में मैंने गद्य खंड आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आरोह भाग 2 का। ठीक है, जो 12वीं क्लास में लगी हुई है। ठीक है, आशा करती हूँ भैया आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर करें। और कल की क्लास में हम वितान भाग 2 करेंगे भाई। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।